नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, आज जो स्थितियां हैं उससे हम सामंजस्य की स्थिति में आ गए हैं। यह सामंजस्य बहुत अस्थायी हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी तरह का सामंजस्य तो है ही। जबकि कोई भी बड़ा आक्रमण विश्व युद्ध में बदल सकता हो, यह अपने आप में नियंत्रक बात है। आक्रमण चाहे बड़े देश में हो या छोटे में, यह संसार में अस्थायी सामंजस्य को अस्त व्यस्त कर देता है और इसका परिणाम युद्ध हो सकता है। यही कारण है कि जेनेवा सम्मेलन में हिंदी चीन के राज्यों के बारे में इतना तर्क वितर्क हुआ था। दोनों प्रमुख दलों में से प्रत्येक को डर था कि यदि इनमें से कोई भी राज्य एक दल से मिलने को मजबूर होता है तो यह दूसरे के हित में नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लाओस और कंबोडिया जैसे देशों पर चीन हावी हो जाए और उन्हें अपने साथ कर ले, तो दूसरी ओर से देश स्वतः ही डर जाएंगे। इसके विपरीत यदि लाओस और कंबोडिया चीन के विरुद्ध हो जाएं और चीन पर आक्रमण करने के लिए अड्डे के रूप में काम आ सकें, तो चीन इसका सख्ती से विरोध करेगा। इस कठिनाई से निकालने का रास्ता क्या है? या तो आप यह फैसला करने के लिए कि कौन अधिक ताकतवर है, युद्ध करें या दोनों वर्गों के प्रभाव क्षेत्र से और सैनिक समझौतों से उन दोनों को एक दूसरे के निकट न आने की स्थिति पैदा कर बाहर रखें, ताकि दोनों वर्ग कम से कम कुछ हद तक इस बात से अपने को सुरक्षित समझ सकें कि ये हिंद चीनी राज्य इनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जेनेवा में उन्होंने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में नहीं, फिर भी बुद्धिमान से यह निर्णय किया कि हिंद चीनी राज्यों को सैनिक समझौतों या गठबंधनों से अलग रहना चाहिए, या दूसरे शब्दों में तटस्थ रहना चाहिए। इसी तर्क से आप देखेंगे कि संघर्ष को टालने का एकमात्र तरीका चीज़ों को उसी हालत में स्वीकार करना है जैसी वे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी चीज़ों को बदलने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको उन्हें युद्ध के जरिए बदलने का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध से जो कुछ आप करना चाहते हैं वह नहीं होता, बल्कि उससे कुछ अधिक खराब होता है। यह सत्य है। डिप्टी स्पीकर महोदय, सदन को विदित है कि भारत ने जिस नीति को अपनाया है और पिछले कई वर्षों से जिसका पालन किया है, अनेक देशों ने उसकी प्रशंसा की है। एशिया के कुछ अन्य देशों ने हमारे कारण नहीं बल्कि अपने ही
कारणों से ऐसी नीति का पालन किया है। जिन देशों ने इसका पालन नहीं किया है वे भी हमारी नीति की प्रशंसा करने लगे हैं। हम इस नीति का पालन कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि यही सही नीति है। यदि दुनिया में कोई दूसरा देश इसका पालन ना भी करे तो भी हम इसका पालन करते रहेंगे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्य मानते हैं, यह विचारों को संतुलित करने और तटस्थ रहने का प्रश्न नहीं है। हमारी नीति सकारात्मक है और हम सच्चाई और विश्वास से इसका पालन करते हैं। सदन को कुछ ऐसे देशों की जानकारी है जो एशिया में हमारे अच्छे मित्र हैं, जैसे म्यांमार और इंडोनेशिया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी ही नीति का पालन कर रहे हैं। हाल ही में जब संघीय यूगोस्लाविया गणराज्य के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उन्होंने और मैंने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया था। इससे पता चलता है कि यह विचारधारा किस प्रकार फैल रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे बहुत सी सरकारें पंचशील का सार्वजनिक रूप से अनुमोदन ना करें, फिर भी बहुत से देशों में लोग इसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आज अनेक विचारधाराओं में एक विचारधारा कड़ी कार्रवाई की है, जैसा कि यह अपने आप को कहती है। मेरे विचार से यह पुराने ज़माने का एक अवशेष है, जबकि गड़बड़ करने वाले किसी छोटे देश को डराने धमकाने के लिए जंगी जहाज भेजा जाता था। कड़ी कार्रवाई से तब ही लाभ हो सकता है जब कोई बहुत बड़ा देश किसी छोटे देश के सामने शक्ति प्रदर्शन करे, लेकिन जब दूसरे देश भी शक्तिशाली हों तो इसका कोई लाभ नहीं होता। एक और विचारधारा शक्ति के माध्यम से बातचीत करने की है। यही सही है कि यदि आप कमज़ोर हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप बातचीत के लिए अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो दूसरा पक्ष भी अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। एक विचारधारा और है जिसे मैं पांडित्यपूर्ण संभ्रम की बात कहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा की दृष्टि से प्रत्येक मामले में दोनों पक्ष की तरफ से अच्छे तर्क दिए जा सकते हैं। यही कठिनाई है। यदि केवल एक पक्ष के पास तर्क होता तो सरलता से निर्णय किया जा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों के पास तर्क है और दोनों के तर्कों में परस्पर विरोध है। आप इनमें तुलना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक तर्क दूसरे की अपेक्षा अधिक जोरदार है, लेकिन आमतौर पर यदि एक पक्ष का मामला अपेक्षातया सही लगता है तो दूसरे पक्ष का भी सही ही लगता है। आजकल मानचित्रों और जनगणना के आंकड़ों का फैशन हो गया है। क्या हमें यह देखना होगा कि कितने लोग एक भाषा बोलते हैं और कितने दूसरी? इससे आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले पर
भाषा के प्रश्न से हटकर विचार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की उन सभी महान भाषाओं का जो संविधान में उल्लिखित हैं विकास करना होगा। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र और किसी अन्य क्षेत्र की भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। यही नहीं, एक भाषा का विकास दूसरी की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप।